नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। पिछले 24 घंटे में पूरे विश्व में अगर कोई एक खबर जो धूम मचा रही है वो है प्रोजेक्ट पेगासस। जी हाँ, प्रोजेक्ट पेगासस वो प्रोजेक्ट है जिसको फॉरबिडन स्टोरीज, जो पेरिस की एक नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म कंपनी है, उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर विश्व के कई देशों में किस तरह से पेगासस सॉफ्टवेयर से, पेगासस का जो स्पाईवेयर है उससे लोगों के ऊपर जासूसी हो रही है उसका खुलासा किया है। और आज यहां पर बात भारत के संदर्भ में करेंगे कि भारत के इतिहास में इससे पहले जासूसी का जो ये स्केल देखने को मिला है, हमने इसके पहले कभी नहीं देखा। और इसलिए मैं ये कह रही हूं क्योंकि अगर जासूसी आपकी अपनी न्यायपालिका पर हो, अगर जासूसी आपके खुद के अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर हो, अगर जासूसी आपके अपने मीडिया एग्जीक्यूटिव्स पर हो, अपने विपक्षी दलों पर हो, अपने साइंटिस्ट्स पर हो, एक्टिविस्ट्स पर हो, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स पर हो, तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये कैसी सरकार है? किस मंशा से इन सारे लोगों की जासूसी सरकार करवा रही है या नहीं करवा रही है, अभी ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो फॉरबिडन स्टोरीज है, इस जो पेरिस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इस पूरे पड़ताल को सुपरवाइज किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फॉरेंसिक जांच की है और उसमें यह पाया है कि 67 यानी कि 67 स्मार्टफोन्स का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए उनको दिया गया था, जिसमें कि 37 में पाया गया है कि पेगासस नाम का जो स्पाईवेयर है उससे 37 फोन्स को इन्फेक्ट किया है, जिसमें कि 23 सक्सेसफुली उससे इन्फेक्ट हुए भी हैं। 14 ऐसे फोन्स हैं जिसमें कि ये कोशिश की गई है इन्फेक्ट होने की, लेकिन वो नहीं हो पाए। शायद वो एंड्रॉयड फोन थे या कुछ था, ऐसा कारण बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो जीरो क्लिक टेक्नोलॉजी है, यानी कि आपके फोन में आपको क्लिक नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आपका फोन टारगेट कर लिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर इस तरीके की जासूसी अगर हो रही है तो सवाल ये उठता है कि इसके लिए आज दोषी कौन है? क्या सरकार दोषी है या फिर एनएसओ जो इजरायली कंपनी है? लेकिन अगर आप एनएसओ की बात माने तो एनएसओ क्या कहता है कि वो पेगासस को सॉवरेन कंट्रीज को देता है और उसकी जो मंशा है देने के पीछे कि आप आतंकवाद को, क्राइम को और जो चाइल्ड सेक्स है, इन सब चीजों को टैकल करने के लिए इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बात तो यह है कि इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है कि क्या एनएसओ से भारत की सरकार ने पेगासस को खरीदा है या नहीं खरीदा है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी 2019 में भी जब 1400 व्हाट्सएप अकाउंट्स में वो पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर पाया गया था और किस तरीके से उस समय एक्टिविस्ट और कई सारे जो लॉयर्स थे जिनके फोन्स को स्पाईवेयर से इन्फेक्ट किया गया था, तो उस समय जो आईटी मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि हम इलीगल इंट्रूजन इस तरीके से किसी के फोन में नहीं कर सकते और वो मामला किसी न किसी तरीके से ठंडा पड़ गया। लेकिन इस बार अभी जो हाल में वॉशिंगटन पोस्ट, फ्रांस की जो ली मोंड है, गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, भारत में द वायर ने, इन सारे लोगों ने इस खबर को छापा है। और आपको बता दें कि जो स्केल है जासूसी का, उस स्केल से आप इसलिए हैरान होते हैं क्योंकि इसमें 40 भारत के जर्नलिस्ट्स हैं, 3 ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, जिसमें कि उसमें एक राहुल गांधी हैं, प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है, टीएमसी की जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनका नाम आ रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसमें कि जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा, उनका नाम आ रहा है। और उसके बाद 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें एक नितिन गडकरी का नाम आ रहा है। जो मौजूदा आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनका नाम है, आज ही उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला कि सिर्फ नाम आने से ये नहीं पता चलता कि उनकी स्नूपिंग हुई है, और उसके थोड़ी देर बाद ही पता चला कि अश्विनी वैष्णव का नाम भी उस स्नूपिंग लिस्ट में शामिल है। उसके बाद सबसे हैरान करने वाली बात है कि जब 2019 में
पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ जब सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे थे, तो जिस लड़की ने आरोप लगाया था तो उसके फोन को भी टारगेट किया गया, उसके 5-6 फैमिली मेंबर्स थे उनको भी टारगेट किया गया, क्योंकि उस लड़की का और उसके परिवार वालों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो जिस स्केल पर, जिस स्तर पर जासूसी की जा रही है, तो उससे सवाल ये उठता है कि क्या किसी न किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए इस तरीके की जासूसी करी जा रही है। लेकिन सबसे पहला जो सवाल है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से इस समय क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, कि क्या सरकार ने पेगासस खरीदा था, पेगासस का जो स्पाईवेयर है क्या सरकार ने खरीदा था, और अगर खरीदा था तो जैसा कि एनएसओ का कहना है कि उसको खरीदने के पीछे जो मंशा होती है कि आतंकवाद और क्राइम को खत्म करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सारे नाम की जो लिस्ट इस समय सबके सामने आ रही है, जिसमें कि जर्नलिस्ट हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, साइंटिस्ट हैं, गगनदीप कांत जो कि भारत की टॉप नॉच वायरोलॉजिस्ट हैं, उनका फोन तक टारगेट किया गया है। हरी मेनन जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जो इंडिया हेड है, उनके फोन को टारगेट किया गया है। तो ये जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, आखिर इनके फोन्स को टैप करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? Yeah, Venu, welcome to satyahindi.com. This unprecedented kind of a snooping which we have seen, and this which has come out since yesterday, and all the names which are trickling in one after the other. What does it really show, and what does it reflect really of the current regime? See, what what it reflects about the current regime is that given the brute majority it has in parliament, it is just not responding to any demands coming from the opposition, civil society, or other institutions on following certain norms, of constitutional procedures, laws. Like in this case, for instance, the Israeli company which only sells this spyware to governments, which is Pegasus, which is used to hack into phones for national security purposes. Even Israeli government says they allow export license of this Pegasus only for national security emergencies and dealing with terror and high crimes. Now, that having said, if this Pegasus has been sold to the Indian government, it's up to the government now to at least clarify or set up some inquiry to show that all the people whose names are coming out, whose phones were hacked with Pegasus, obviously they have nothing to do with either national security emergency or crime. So somebody should come out and clarify. The government should set up some independent inquiry to clarify this. Now, instead of doing that, they are just denying that any such thing has happened. But they do admit to the fact. They do admit to the fact that some kind of a surveillance has been done. They see today the IT minister has said that buying Pegasus is not a crime, or it does not amount to surveillance. So at least then admit that you bought Pegasus. Please tell us who all bought, which all departments bought Pegasus. There is some speculation that some state governments under BJP also bought Pegasus. Now, so these are the the citizens want to know. This is not about some private individual, some Rahul Gandhi's phone being hacked, or Prashant Kishore's phone being hacked. This is, or 40 journalists. This is about a system. This is about a democracy, right? This is about institutions. Right. So were they legally? See, government can legally, following procedure, hack or get into phones for national security emergency. They're not even saying that. So they are in total denial. So we are not even sure. For all you know, some of these phones may still be under some Pegasus surveillance. So there is. Venu, one thing is very clear that India has been converted into a surveillance state from whatever revelations have happened. But are we heading to a situation where there is a total lack of accountability? There is no oversight to really see how things will move forward? Yeah, so that's what I said initially. There is the brute majority of this government has created a certain lack of
accountability. So, which clearly comes out in this controversy where phones have been intercepted, not only of critics of the government, even people who support this government, constitutional authorities, judges. Now, these individuals by no account can be described as national security risks or as aiding any terror activities. So, and the Israeli, what really amazes me is that the Israeli the company NSO is admitting that there is the database, the names are, they're not denying that the names are right, but they are saying that it's for some other purpose, not surveillance. Now, if that is the case, then the government should then clarify what other purpose for which they are, they are intercepting phones of politicians, opposition leaders, judges. स्वाति, आपका सत्यहिंदी.com पे बहुत बहुत स्वागत है। ये जो स्नूपिंग की जो पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया जाननी थी कि आपका क्या कहना है, क्योंकि आपके साथ ऐसी बहुत सारी वुमेन जर्नलिस्ट हैं, मेल जर्नलिस्ट हैं जिनको टारगेट किया गया है, तो इस कंट्रोवर्सी पे आपका क्या कहना है? देखिए, अब ये वुमेन जर्नलिस्ट या मेल जर्नलिस्ट के बारे में नहीं है, ये इसके बारे में है कि किसी भी सिटीजन को एक डेमोक्रेसी में किस तरह से उसकी प्राइवेसी इन्वेड की गई है, उसको हैक किया गया, उसको रियल टाइम टैक्स पेयर फंड्स यूज करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज किया गया जिसमें वो मैलवेयर भी प्लांट कर सकते हैं, और ये 2 साल से चल रहा है। तो ये मोदी सरकार जो है, इट इज टोटली एब्सोल्युटली एंटी डेमोक्रेसी। एंड फॉर द पास्ट 7 years मैंने तो एक इन्वेस्टिगेटिव किताब भी लिखी थी इनकी आईटी सेल के बारे में। उसके बाद से इन्होंने जिस तरह से ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इनकी आईटी सेल हो या इनके और तरीके हो, मतलब अब ये बात जो सामने आई है ये हम सबको पता थी। बहुत कम पत्रकार हैं इस देश में जो इस वक्त सरकार के खिलाफ लिखते हैं, जो पहले एक नॉर्मल चीज थी, बिकॉज हमारा काम ही है टू होल्ड पावर टू अकाउंट। लेकिन आजकल कोई वो कर नहीं रहा, और जो बहुत थोड़े से एक हैंडफुल कर रहे हैं उनके साथ मोदी सरकार ये सलूक कर रही है। हम लोग कहते हैं वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। उस डेमोक्रेसी में आपने फोर्थ स्टेट का पूरा फ्रीडम छीन लिया है। अगर कोई क्रिटिकल फैक्ट, मतलब मुझे कोई मोदी जी से पर्सनल विरोध नहीं है, मैं उनकी सरकार के उनकी पॉलिसीज के बारे में लिखती हूँ, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। ये बिना सोचे हुए उन्होंने मेरे और 39 और जर्नलिस्ट पे इस तरह का स्नूपर लगाए, तो अनप्रेसिडेंटेड है। दिस इज लाइक द एंड ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। So how do you plan to take this forward now, Swati? Because जो सरकार है, सरकार का ये कहना है कि वो तो बिल्कुल अभी भी डिनायल मोड में चल रही है। उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई अनऑथोराइज्ड ऐसा कोई इंट्रूजन किसी के फोन में किया नहीं है, एंड बिल्कुल वो रिलक्टेंट लग रहे हैं इस बात को लेकर बात करने में। ये सिर्फ स्टोरी इंडिया में नहीं आई है, ये वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेटेड ब्रेक है। इसके पीछे बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। और जहां तक मोदी सरकार का सवाल है, वो सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। उन्होंने कब सच बोला है? उन्होंने जीडीपी फिगर्स से लेके कोविड डेथ्स, हर चीज के बारे में तो झूठ बोला है। आपको क्या लगता है कि जो सरकार इस तरह से इलीगली जर्नलिस्ट पे स्नूप करेगी, वो कहेगी हाँ हमने किया है? मतलब ये सरकार तो कभी नहीं मानेगी, लेकिन हम लोगों को इस पे प्रेशर रखना है। मैं कोई नहीं डरी हूँ इनकी हरकतों से। मैं अभी भी अपना काम करूंगी। मुझे दुख होता है कि मिस्टर मोदी के पास 300 सीटें हैं पार्लियामेंट में, और उसके बावजूद वो पत्रकारों से इतना डरते हैं कि पत्रकारिता चाहते ही नहीं है कि हो। लेकिन स्वाति, आपको लगता है कि इस तरीके का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, अब जो माहौल इस समय चल रहा है उसमें और मुश्किल होता जाएगा, और जर्नलिस्ट के लिए बहुत ही मुश्किल है इस समय काम करना? बिल्कुल, जर्नलिस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉसिबल है काम करना, बिकॉज सारा मीडिया जो है वो, जिसको मैं कहती हूँ पन्ना प्रमुख बन गया है मोदी जी का। और लेकिन अगर आप असल में नेशनलिस्ट है, या इफ यू आर इन्वॉल्व इन इंडिया, इन्वॉल्व इन इंडियन डेमोक्रेसी, तब आप तो कोई भी, मतलब मैं अपनी पत्रकारिता कभी नहीं छोड़ूंगी। मोदी जी कुछ भी कर ले, कुछ भी हथकंडे अपनाए, मुझे डर नहीं लगता। मैंने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर सारी स्टोरीज भी डाली हैं जिसकी वजह से इन्होंने ये किया है। आप उन स्टोरीज को भी देख लीजिए। इस तरह मैं और अभी कुछ नहीं कह सकती। Thank you so much, Swati. Thank you so much, and take care. Yeah. Thanks. Bye. Bye.
अच्छा स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। ये जो स्नूपिंग की जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, जिसमें कि लगभग 40 जर्नलिस्ट हैं जिनके फोन स्टैप किए गए थे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आपको एक्चुअली पता चला था कि आपके फोन स्टैप हो रहे हैं? एंड एज अ जर्नलिस्ट नाउ, हाउ डू यू रियली फील? थैंक्स फॉर हैविंग मी नीलू आपके शो पर। देखिए, जहां तक ये 40 लोगों का सवाल है, मैं असल में उन लोगों में शामिल हूँ जिनके फोन को हैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही थी। तो जब फ्रांस में जो ये ग्रुप है फॉरबिडन स्टोरीज, जो दरअसल एक ऐसा समूह है जो खास करके दुनिया भर में पत्रकारों के खिलाफ, उनके साथ जो भी अधिकारों के उल्लंघन हो रहे हैं, वायलेशंस हो रहे हैं, ऐसी तमाम स्टोरीज को वो डिग करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। इन लोगों ने मुझे जब कांटेक्ट किया और कहा कि मेरा नंबर शायद एक ऐसी सूची में जारी है जिनको या तो सरकार की एजेंसियों की तरफ से या किसी आधिकारिक एजेंसियों की तरफ से टैप करने की कोशिश की गई थी, और उन्होंने कहा कि ये ब्यौरा दिया कि ये शायद 2018-19 के बीच की बात है। तो कुछ दिनों तक हमारी चर्चाएं चली, और जिसके बाद आखिरकार मैं मंजूर हुई जब मैंने उन पर भी होमवर्क किया, तमाम उनकी स्टोरीज देखी, वो क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, कि मैं उन्हें अपना डेटा हैंड ओवर करूं ताकि उस पर वो फोरेंसिक जांच कर सके। और फोरेंसिक जांच के बाद ये पता चला कि मैं आईफोन का इस्तेमाल करती हूँ। ये वही फोन है जो पिछले कई सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इस पे डेटा मैं काफी एक्टिवली, मैं सक्रिय रूप से उसको मैं क्लियर आउट करती हूँ। मैं फोन की सेटिंग्स वगैरह जो है काफी दफा फॉर्मेट करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सारी फ्रेश डेटा मिली, लेकिन जो भी डेटा मैंने अपलोड किया उसके आधार पर उन्होंने कहा कि कुछ अटेम्प्ट्स हुई थी हैक करने की, वो नाकाम हुई थी। देखिए, बतौर पत्रकार मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं। इन चीजों से हम काफी बारी मुखातिब हुए हैं, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों पर। तो शॉक्ड तो नहीं हुई थी, लेकिन निश्चित रूप से इसका स्केल कितना बड़ा है वो तब पता चला जब ये खबर प्रकाशित हुई। ये मुझे जरूर बताया गया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय समूह की तरफ से जो है कोशिशें की जाएंगी, एक कोलैबोरेशन होगा 16-17 मुख्य धारा की अखबारों के बीच में और स्वतंत्र आउटलेट्स के बीच में। तो जब ये खबरें छपी, वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका की, गार्डियन यूके की, लिमोंड फ्रांस की, इंडिया में द वायर ने छापी जो इंडिपेंडेंट न्यूज प्लेटफॉर्म है, इन सब से पता चला कि ये सिर्फ हम जैसे 40 लोगों के बारे में नहीं है स्टोरी। दुनिया भर में कम से कम 180 ऐसे टॉप के संपादक हैं, पत्रकार हैं, जिनको अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग रिजीम्स ने टारगेट किया। इनमें से मेक्सिको में एक पत्रकार है जिनकी हत्या हो गई थी एक कार वॉश के दौरान। जो अमेरिकी पत्रकार थे जमाल खशोगी, जो डिसिडेंट सऊदी के पत्रकार थे, जिनकी जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की गई और उसका जो है उसके लिए जवाबदेही तय की गई थी खुद सऊदी रॉयल फैमिली की। उनके कम से कम 3 ऐसे निजी मित्र थे और रिश्तेदार थे जिनके फोन्स को हैक किया जा रहा था। और ये पहले भी एक रिपोर्ट आ चुकी थी कुछ वक्त पहले वॉशिंगटन पोस्ट में कि कैसे इस स्पाईवेयर के जरिए ईमेल्स वगैरह प्लांट किए गए थे उन सामाजिक कार्यकर्ताओं और एक्टिविस्ट के फोन और कंप्यूटर्स पर, जिनमें से कई आज जेल के पीछे हैं एल्गर परिषद मामले में। तो मामला निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए ही मैंने मंजूरी दी थी कि मेरा डेटा जो है वो उसकी जांच की जाए। लेकिन अब स्मिता, अब आगे का जो रास्ता है वो कैसा है? चाहे वो पत्रकारिता का हो या आपकी खुद जो पर्सनल रिपोर्टिंग है, आप उसको कैसे करेंगी? क्या कुछ नया माइलस्टोन अब यहाँ से बनेगा? क्योंकि ये मामूली बात तो है नहीं, आपने खुद भी कहा। और किस तरह से चीजें बदलेंगी आपके लिए और पत्रकारिता के लिए? देखिए नीलू, मुझे लगता है कि पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जहां मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और पिछले 18 सालों के अपने जर्नलिज्म के करियर में मैंने बहुत कुछ एक्चुअली फील्ड पर सीखा है। तो इस दौरान मैं कई ऐसे मुल्कों में गई हूँ जहां के सत्ताधारी ताकतों के विरोध जाकर जो है वहां की ऑपोजिशन से बात किया है। पाकिस्तान में शिया हजारिस की किलिंग पर वहां पर अंदर जाकर रिपोर्टिंग की है। जब आप ये सब करते हैं, आप बहुत सारी प्रैक्टिकल लेसन्स लाइफ में सीखते हैं कि आप कैसे जो सर्वेलेंस की पावर्स हैं, ताकतें हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग स्वरूप होते हैं उनके, आप उनको कैसे डॉज करें, कैसे आप सतर्क रहे। ये तो मैं नहीं कहूंगी कि मैं साइबर एक्सपर्ट हूँ, मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ या लीगल एक्सपर्ट हूँ, तो 100% मुझे सब चीजों की जानकारी है। जागरूक जरूर है, हम पत्रकार होने के नाते दूसरे लोगों के मुकाबले हम थोड़े ज्यादा जागरूक होते हैं, अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं, और ऑब्वियसली थोड़ी करेज तो होती है कि आप इन मुद्दों को उठाकर आप इन पर बात कर सके। तो यहाँ पर इस समय बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और बार बार जो ये आरोप लग रहे हैं कि भारत
डिजिटल इंडिया नहीं बल्कि सर्वेलेंस इंडिया बन गया है। और बार बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री के तौर पर जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय की भी जो फाइल्स हैं वो तमाम ट्विटर पर लोग फ्लोट कर रहे हैं कि किस तरीके से उस समय अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के ऊपर जासूसी की थी। तो वो सारे उदाहरण आज दिए जा रहे हैं। लेकिन जो बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है और जिसको लेकर सरकार भी क्लैरिटी नहीं कर रही है वो ये है कि अगर कोई विदेशी ताकत या कोई विदेशी सरकार अगर भारत के नागरिकों की जासूसी कर रही है तो भारत की सरकार उसको लेकर जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रही है। उसको तुरंत, एक इतना भयानक मामला इस समय सामने आया है हमारे लोकतंत्र का, किस तरीके से एक फॉरेन ताकत उसका बेजा इस्तेमाल कर रही है, इसको लेकर सरकार को तुरंत इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना चाहिए। लेकिन सरकार अभी बिल्कुल डिफेंसिव है और सरकार बिल्कुल एक डिनायल मोड में नजर आ रही है। और दूसरा ये सवाल होता है कि अगर सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल किया है तो पेगासस के इस्तेमाल के लिए जासूसी के लिए एक फॉरेन इजरायली कंपनी को क्यों आउटसोर्स किया गया है। तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार की नीयत को लेकर भी काफी सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। लेकिन किस तरीके से स्नूपिंग आपकी जुडिशरी के ऊपर हो रही है, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर हो रही है, मिनिस्टर्स, मीडिया, ये एक तरीके से जो आपकी लोकतांत्रिक संस्थान जो जितने भी यहां पर शामिल हैं ये उन पर एक तरीके का प्रहार है, लोगों की प्रिवेसी पर प्रहार है। लेकिन ये बात लोग बहुत सालों से, जब से मोदी सरकार बनी है तब से लोग ये कह रहे हैं कि लोगों की प्रिवेसी का हनन हो रहा है, उनकी सिविल लिबर्टीज का हनन हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, आपके जजेस, यहां तक कि आरएसएस के लोग भी नहीं छूटे हैं कि आरएसएस के जो दत्तात्रेय होसबले हैं उनका नाम आ रहा है कि आखिर उनकी जासूसी करने के लिए सरकार को क्या जरूरत पड़ आई। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम आ रहे हैं जिसमें कि प्रहलाद पटेल का भी नाम है, अश्विनी वैष्णव का आपको नाम बताया, नितिन गडकरी का नाम आ रहा है, तो आप अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर्स की जासूसी कर रहे हैं। तो इसको लेकर ऐसी क्या मजबूरी है कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट इस चीज को क्यों करेगी। दूसरा सवाल यह है कि अगर भारत की सरकार ने पेगासस को खरीदा है तो पेगासस को खरीदने का मतलब है कि ये हम प्रिज्यूम करते हैं कि आप आतंकवाद से लड़ने के लिए या क्राइम से लड़ने के लिए आप इसको कर रहे हैं। लेकिन ये जो लिस्ट जो शामिल है इसमें ना तो कोई क्रिमिनल है और ना तो टेररिस्ट है, तो फिर इनकी जासूसी क्यों की जा रही है। क्या भारत की सरकार इन लोगों की जासूसी करवा रही है ताकि विपक्षी दलों को, जर्नलिस्ट को डराया जाए, धमकाया जाए, विपक्षी ताकतों को चुप कराया जा सके, वायरोलॉजिस्ट को और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को डराया जा सके। क्या ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है सरकार की? क्या इसी तंत्र से सरकार की जो ताकत है वो बनी रहेगी और क्या जो उनका एग्जिस्टेंस है वो इसी आधार पर चलता रहेगा? तो ये सारे बड़े सवाल हैं और लोग इसीलिए कह रहे हैं कि जो डिजिटल इंडिया की मोदी जी बात करते हैं, आज ऐसा लग रहा है कि वो सर्वेलेंस इंडिया बन चुका है। और मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट इस चीज से मना नहीं कर रही है, वो ये मान रही है कि सर्वेलेंस हुआ है और ये भी कह रही है कि हैकिंग इलीगल है, लेकिन यहां पर फोन्स को हैक किया गया है। अब आपको बता दें कि तमाम ट्विटर पर एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं कि राडिया टेप्स के समय में यूपीए की सरकार ने भी फोन टैपिंग की थी। फोन टैपिंग एक नॉर्मल टूल है। अमेरिकन गवर्नमेंट में जो रिचर्ड निक्सन का एग्जाम्पल है, वाटरगेट स्कैंडल, वो इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि वो उदाहरण सबके सामने है। लेकिन इस तरीके की जासूसी जहां पर आप खुद अपने नागरिकों को, जर्नलिस्ट, विपक्षी दल, जजेस, अपने ही मंत्री, आप उन पर ऐसा लग रहा है कि विश्वास नहीं कर रहे हैं और उन पर आप जासूसी कर रहे हैं। यहां कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरीके का तंत्र सरकार बना रही है लोगों की जासूसी करने के लिए, तो उसके पीछे आखिर मंशा क्या है? क्या सरकार सत्ता में बने रहने के लिए क्या अब जासूसी तंत्र का इस्तेमाल करेगी? विपक्षी दलों को क्या चुप कराने के लिए जासूसी का इस्तेमाल करेगी? और इसीलिए आज जो तमाम विपक्षी दल हैं और कांग्रेस ने भी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। तो ये सारे तमाम बड़े सवाल हैं। इधर व्हाट्सएप के जो सीईओ हैं विल कैथकार्ट, तो उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर जो स्पाईवेयर है उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है और ये बात
को लेकर ये कई सालों से व्हाट्सएप इस चीज को लेकर कह रहा था। तो अब समय आ गया है कि जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, सरकार है, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा और इस तरीके के पेगासस स्पाईवेयर के खिलाफ कुछ न कुछ एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जवाब से ज्यादा इस समय सवाल खड़े हैं कि क्या सरकार ने पेगासस को खरीदा है, क्या सरकार ने अपने ही लोगों की जासूसी करवाई है, और अगर नहीं करवाई तो क्या सरकार एक जॉइंट पार्लियामेंट्री प्रोब क्या करवाएगी। ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन इसको लेकर इस समय बहुत आक्रोश है सोशल मीडिया पर। विपक्षी जो पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और आज मॉनसून सत्र का पहला ही दिन था और संसद बिल्कुल चल नहीं पाई और इसको लेकर तमाम लोग इस समय बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बार फिर से मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। जब व्हाट्सएप का मामला जब 2019 में सामने आया था तो लोग कह रहे थे कि सरकार विल ब्रेजन आउट द होल थिंग एंड दे डिड दैट। 2019 में जब रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नहीं, इस तरीके की लीगल इंट्रूजन हम नहीं करते हैं, तो आज अब ये सरकार क्या बोलेगी? क्या हैकिंग इलीगल नहीं है? और अगर इस तरीके का इंट्रूजन, इस तरीके की फोन टैपिंग अगर आज हो रही है तो इस स्तर पर आप कर रहे हैं जहां पर सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ओवरसाइट नहीं है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है और आम नागरिकों की जो प्राइवेसी है, उनकी सिविल लिबर्टीज हैं, उसका तो एक तरीके से हनन है ही। लेकिन क्या सरकार इस बार लोगों को जवाब दे पाएगी? क्योंकि अगर सरकार फिर से यही बात सोच रही है कि वो किसी न किसी तरीके से इस चीज को फिर से एक बार इसका मुकाबला कर लेगी, तो कहीं ना कहीं जनता भी एक समय आएगा जब सरकार से इसको लेकर जवाब मांगेगी। तो कहीं ना कहीं जवाब से ज्यादा सवाल इस समय खड़े हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार इसको लेकर कोई ठोस जवाब देगी जो कि क्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो? इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।